नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए वर्क एनर्जी पावर में आज हम लोग एनर्जी में सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने वर्क को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है 2 लेक्चर में, पूरे थ्योरी के साथ जितने भी कंडीशन बन सकते थे न्यूमेरिकल देखे हैं। एनर्जी हमने स्टार्ट किया है, एनर्जी में हमने सबसे पहले आपके काइनेटिक एनर्जी को ख़त्म किया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के जितने न्यूमेरिकल्स बन सकते थे एक सेशन में हमने पूरे कम से कम 12-15 क्वेश्चन किए हैं। और आज हम लोग मोमेंटम को तो समझेंगे, साथ के साथ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच जो रिलेशनशिप बनती है और उस रिलेशनशिप के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, हमें पता है कि आप सभी को पता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, बट मास इनटू वेलोसिटी बोलने से नहीं होगा, हमें एक विजुलाइज करना पड़ेगा, देखना होगा प्रैक्टिकली वे में कि मोमेंटम को हम कैसे चीज़ों को मतलब फील कर सकते हैं, वो चीज़ कोशिश करेंगे समझने की। साथ के साथ इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, फोकस स्टडी विद अभी तक अगर हम लोग बात कर ले तो आज हम लोगों का 33rd लेक्चर है, यानी कि 33वां लेक्चर होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चीज़ें कंप्लीट नहीं की है इंजीनियरिंग ड्राइंग के, अगर आपने पहला टॉपिक और दूसरा हम लोगों ने लाइन चैप्टर स्टार्ट किया अगर नहीं किया है तो लिंक आपको मिलेगा, चैनल जाइए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका टॉपिक, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि CBT 2 का लेवल आप जाइएगा। और आज तो शायद मैं CBT 2 का क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, क्योंकि देखिए आज का सेशन मैं छोटा ही रखने वाला हूँ, क्योंकि आज मुझे काम भी है भाई, तो इसके लिए थोड़ा सा आप मतलब एडजस्ट करिएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज का सेशन जितना मतलब मैं हमेशा ही देता हूँ 50 से 55 मिनट की, तो वो दे सकूँ, बाकी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे आज अर्जेंट काम भी है तो थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा सा इधर उधर है, तो मैं ठीक है ना, तो थोड़ा सा चीज़ें को देखते हुए चलेंगे आगे। तो सभी को मेरा आप लोगों को जय गुरु, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं सबसे पहले मोमेंटम को, ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है, देख सकते हैं हाथ भी रेड रेड आपको दिख रहा होगा, देखिए है ना जी, देखिए। तो थोड़ा सा हेयर मैंने कलर किया है ना, तो उस कारण देख सकते हैं थोड़ा सा, खैर जो भी है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि मोमेंटम यानी कि हिंदी में बोलते हैं संवेग। जैसे कि इसकी डेफिनेशन पे, अच्छा इसको रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं कैसे है, तो स्मॉल p से भी हम इसे डिनोट करते हैं। चलिए बात करते हैं संवेग की क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है क्या है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी कि यह द्रव्यमान और वेग का क्या होता है, गुणनफल होता है। कहने का मतलब ये होता है कि जो मोमेंटम होती है p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। जैसे कि ये आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, अपनी मास होगी, ठीक है ना। कुछ भी हो इस संसार में, जो भी उसकी अपनी कुछ ना कुछ तो मास होगी, 0.00001 ग्राम, लेकिन उसकी अपनी क्या होगी, कुछ तो मास होगी ही होगी, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट की क्या है, अपनी कोई एक वेलोसिटी से ये मान लेते हैं ये मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम क्या होगी, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है भाई, समझ में आया। ये तो मैं आपको एक मतलब मैथमेटिकल की तरह मैंने आपको बता दिया, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू संवेग, यानी कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन हम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताएं कि यहाँ पर आपने जो लिखा है p इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मास, देखिए मास क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जो संवेग है, ठीक है ना, यानी जो मोमेंटम है ये कैसी राशि है, तो ये एक आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है, तो ये आपकी कैसी राशि होगी, तो ये आपकी सदिश राशि होगी, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। 3 चीजें हमने देखा, सबसे पहले तो आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, p इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है भाई, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ काफ़ी होगा। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि p यानी कि मोमेंटम कैसा आपका, अगर पूछ लिया जाए राशि है या फिर क्वांटिटी है, तो ये आपकी कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। अब आइए इसके यूनिट के पास, मतलब बेसिक चीज़ें भी कर रहे हैं, बाकी हम इसको समझेंगे, इससे बहुत अच्छे अच्छे आपके क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। इसकी यूनिट की अगर बात कर ली जाए तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, p इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास की यूनिट क्या होगी, kg, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम का यूनिट, ये क्या होगी आपका मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, SI यूनिट हो गया आपका मोमेंटम का। इतना क्लियर हो गया आपका कि नहीं, बताइए। इतना चीज़ें यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, एक बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दिया। अब चलिए समझते हैं हम बहुत इसको अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल में, बाकी जैसे हम लोगों को समझने का तरीका होता है एकदम प्रैक्टिकली वे में।
देखिए हमने क्या देखा कि p क्या है, यानी कि आपकी मोमेंटम क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब सदिश राशि कहने का मतलब ये है कि इसके पास क्या होगी, अपनी एक मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है ना, साथ के साथ क्या होगी, इसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, किसी एक डायरेक्शन पे यहाँ पर बात करी जा रही होगी, उसकी अपनी क्या होगी, एक मैग्नीट्यूड होगी, इसलिए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। देखिए संवेग क्या हो इसको समझिएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी क्या होगी, अपनी एक मास होगी, बिल्कुल इसकी अपनी क्या होगी, एक मास होगी कि नहीं होगी, ये बताइए, होगी। ये जो है v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा होगा, ठीक है, मान के चलते ये क्या है, आपकी v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इसकी क्या है, अपनी एक मास है, और ये v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। तो इसके पास क्या है, अपना एक मोमेंटम है, इसके पास क्या है, अपना एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए इस बॉडी की जो मास है और इस बॉडी की जो वेलोसिटी है, ये डिफाइन करता है कि इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ठीक है ना। अब कुछ देर के लिए मैं मान के चलता हूँ यही सेम बॉडी, ये हम v की वैल्यू ले रहे हैं, ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड से ये बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और यही बॉडी m मास की ही एक बॉडी, इसकी जो वेलोसिटी है ये आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड से ये मूव कर रही है। यानी कि दो ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास, दो ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ब्लैक कलर का जो आपको ढक्कन दिख रहा है, ये मास, इसका भी मास सेम है और इसका भी मास सेम है, ठीक है ना, दोनों का मास क्या है, सेम है। लेकिन ये जो मूव कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से और ये जो मूव कर रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से। अब मैं चाहता हूँ क्या कि ये जो बॉडी मूव कर रहा है आपका, ठीक है ना, ये बॉडी जो आपको मूव कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड से, इसको मैं रोकना चाहता हूँ। यानी ये मैं जो इसको रोकना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पर क्या कर रहा हूँ, कुछ एफर्ट, कुछ कार्य करूँगा, कुछ फोर्स लगा करके इसको रोकने की कोशिश करूँगा इस प्रकार से। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कितना इस पर एफर्ट लगाएंगे या कितना फोर्स लगाएंगे, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी मास की और इसकी वेलोसिटी के ऊपर में। यानी कि अगर आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब कि एक ठेठ भाषा में बोलने की कोशिश करूं कि संवेग एक वह फिजिकल क्वांटिटी है या फिर वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि किसी गति कर रहा है वस्तु को, यानी कोई बॉडी मोशन में है, उसको रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। ये जैसे बॉडी मूव कर रहा था, तो ये बॉडी मूव ना करे इसके लिए हम कितना फोर्स लगाएंगे, ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे, तो इसकी जो मोमेंटम से, और मोमेंटम क्या बता रहा है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी से, यानी इसकी जो मोमेंटम है हमें ये बता रहा है, ये अगर बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी को अगर हमें रोकना है, तो ये जो रुकेगा इस पर हम कितना फोर्स लगाएंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो इस बॉडी के मोमेंटम के ऊपर में, ठीक है। उसी प्रकार ये अगला एक बॉडी है, ये एक बॉडी था और एक बॉडी ये आपका था, ठीक है। अब इसकी जो मूवमेंट थी और इसकी मास तो दोनों सेम थी, चलिए ठीक है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो फोर्स लगाया इस बॉडी को रोकने के लिए, मान के चलते हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है, ये जो फोर्स हमने लगाया 5 न्यूटन। लेकिन अगर आप इस 5 न्यूटन को यहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ये बॉडी क्या करेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन ये बॉडी रुक गया, क्यों यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि इसकी जो मोमेंटम आप जब निकालेंगे मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ जब आप मोमेंटम निकाले तो मास m है और इनटू 5, यानी कि 5m मोमेंटम यहाँ आया और यहाँ मोमेंटम कितना आ रहा है 10m। यानी कि इसमें जो आपको फोर्स लगाना होगा, इस बॉडी का जो मोशन है इसको रोकने के लिए आपको अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बॉडी क्या होगा, रुकेगा, समझे। यानी एक तो हमने ये फिजिकली मतलब समझने की कोशिश की कि मोमेंटम को ये समझ पा रहे हैं, जैसे कि एक बाइक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपका एक बाइक है और यहाँ पर आपका एक ट्रक चल रहा है, ठीक है, ट्रक चल रहा है। तो हमें ये बताइए, इसका अपना एक मोमेंटम होगा, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी से ये मूव कर रही है भाई, और इसका भी अपना क्या होगा, एक मोमेंटम होगा। किसको, अगर आपको दोनों को ये मोशन कर रही है इधर इस डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में, तो हमें ये बताइए मोमेंटम सबसे पहले किसकी अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है, इस बॉडी का मास कितना भी होगा कंपैरेटिवली इस ट्रक से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसका क्या होगा, मास बहुत ही अधिक होगा। यानी कि मास ऑफ बाइक लेस देन मास ऑफ ट्रक, पहला चीज़ तो ये हमें कंक्लूजन निकल गया। अब हम मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि चलिए ये भी आपका जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये जो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान के चलते हैं जो वेलोसिटी ऑफ बाइक और वेलोसिटी ऑफ ट्रक ये है, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मैं मान के चलता हूँ कि दोनों की वेलोसिटी 5 या फिर 50 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, 50 किलोमीटर पर आवर से दोनों मूव कर रहा है।
ठीक है। ये आपका कितने 50 किलोमीटर पर आवर से ये बाइक चल रही है और ये ट्रक 50 किलोमीटर पर आवर से आपका ये ट्रक चल रहा है। लेकिन मास की बात कर ली जाए तो ट्रक की मास बहुत अधिक है, तो जब इसको आपको अगर रोकना होगा तो इसके लिए आपको बहुत अधिक अमाउंट में क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा, क्योंकि इसकी जो मोमेंटम है कंपैरेटिवली इस बाइक से अधिक है। या फिर आप अगर इस ट्रक के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, और इस बाइक के सामने खड़े हो जाते हैं तो जो एक्सीडेंट में जो आपको चोट लगेगा कंपैरेटिवली बाइक से इस ट्रक से ज़्यादा आपको चोट लगने की चांसेस होगी। यानी अगर एक थेड भाषा में समझने की कोशिश करें तो संवेग को हम बोल सकते हैं चोट। अब ये डिपेंड करता है कि जिस चीज़ से आपको चोट दिया जा रहा है या मारा जा रहा है उसकी मोमेंटम कितनी है, समझ पा रहे हैं। अब इसको कोरिलेट करिएगा प्रैक्टिकली वे में। अगर मैं कहूँ साइंस की भाषा में, अगर आप दोस्तों से बात करना चाहेंगे तो भाई देखो, आज हमें 5 kg मीटर प्रति सेकंड का चोट मिला है और कोई बंदा बोल रहा है हमें 10 kg मीटर प्रति सेकंड का संवेग मिला है। मतलब ये बोल रहा है ये जो बच्चा है और ये जो बच्चा है इसकी जो स्थिति काफ़ी ख़राब है, क्योंकि इसकी जो चोट लग रही है ना, यानी इसको जो चोट लगा है 10 kg मीटर प्रति सेकंड से चोट लगा है, यानी कि इसको जो संवेग मिला है 10 kg मीटर प्रति सेकंड का, मतलब समझ लीजिए क्या है आपका मास इनटू वेलोसिटी, यानी ये ट्रक वाला कंसेप्ट हो गया और ये बाइक वाला इसका चोट है। समझ में आया? या फिर इसको मैं और एक तरह से समझाने की कोशिश करूँ, ये जो बाइक है आपका और ये जो ट्रक है, ठीक है, ये अभी रेस्ट मोड में, यानी इसकी यहाँ पे वेलोसिटी मान के चलते हैं 0 है, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे केस लिया है वेलोसिटी 0 है, लेकिन मास हमें पता है ट्रक की अधिक होती है कंपैरेटिवली बाइक की। तो अगर ये बॉडी को अगर हम मूव करना चाहें, यानी कि इसको हम मोशन में लाना चाहें बस और बाइक को, यानी कि ट्रक और बाइक को, तो सबसे अधिक हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, एफर्ट, यानी काम हमें किधर करना पड़ेगा, इस ट्रक को मूव कराने में। यानी इससे हमें यह पता चल रहा है कि इसकी मोमेंटम अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इसकी मास अधिक है भाई। वेलोसिटी तो अभी इसकी 0 है, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, लेकिन इसको गतिमान अवस्था में लाने के लिए, मोशन में लाने के लिए बाइक और ट्रक में किसमें सबसे ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो ट्रक में, क्योंकि इसकी जो मोमेंटम है, इसकी जो संवेग है ये इसकी अधिक है, ठीक है ना। तो अब हम क्या यहाँ से आपको कुछ चीज़ें जैसे बोलें कि अगर ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, मास m1 है, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, और एक बॉडी है m2 जिसकी वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। इसकी अगर मोमेंटम की बात की जाए तो ये क्या होगा, m1v, ठीक है भाई, और इसकी जो मोमेंटम है ये क्या है आपकी m2v है, ठीक है। और यहाँ आपको ये बोल दिया गया है कि m1 ग्रेटर देन m2 है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास अधिक है कंपैरेटिवली इस मास से, m2 से। m1 ग्रेटर देन m2 है, यानी m1 हम मान के चलते हैं 50 kg का है कुछ ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, और इसका जो kg है ये 20 kg का है, और ये जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और ये भी v वेलोसिटी, यानी दोनों v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो किसकी मोमेंटम अधिक होगी, तो आप सिंपल सी बात करेंगे सर इसका जो मोमेंटम है अधिक है। यानी इस पर आपको कोई भी कार्य करना पड़ेगा, या फिर इसको आप रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर इसको गतिमान अवस्था में मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, या फिर इससे आपको अगर मारा जाता है या इसके बीच में अगर आप टक्कर खाते हो तो इससे जो भी नुकसान आपको ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू इससे। समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताइए। अच्छा, एक चीज़ और हमें ये बताइए, क्या अगर हम आपको ऐसे बोलना चाहें कि, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर मैं बोलूँ कि इफ़, यहाँ मैं लिखूँ इफ वेलोसिटी, अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, देखिए वेलोसिटी अगर हमने इंक्रीज कर दिया, जैसे p इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपकी वेलोसिटी भी है, बिल्कुल है। यानी अगर मास इंक्रीज होगी आपकी तो p भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी, और अगर मास आपकी डिक्रीज होगी तो p भी क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, और अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी मोमेंटम क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मोमेंटम क्या होगी आपकी, वो भी डिक्रीज होगी। यानी कि अगर वेलोसिटी आप इंक्रीज करते हैं तो मोमेंटम क्या होगी आपकी, वो भी इंक्रीज होगी, और अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं तो वो आपकी मोमेंटम भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेम उसी प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं क्या, कि अगर मास इंक्रीज होता है, अगर मास इंक्रीज होता है तो मोमेंटम क्या करेगा, वो भी इंक्रीज होगा, और मास अगर आपका डिक्रीज होता है तो मोमेंटम क्या होगा, वो भी आपका डिक्रीज करेगा। देखिए अब आपको मोमेंटम समझ में आ गया होगा कि मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करूं। अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं कि ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
आपके पास मैं दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये कलम है। दोनों के मास में डिफरेंस है। ये आपका v वेलोसिटी कुछ सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान के चल रहा है 5 किलोमीटर से, और ये 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये पेन मूव कर रहा है। इसका मास अधिक है इसका कंपैरेटिवली इस ढक्कन से। तो हमें अगर बात किया जाए संवेग सबसे अधिक किसका होगा, तो हम बताएंगे इस पेन का। क्यों? क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास भी अधिक है वेलोसिटी भी अधिक है। इसकी मास भी कम है वेलोसिटी भी कम है, लेकिन मान के चलिए कि इसकी वेलोसिटी जो मूव से, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ये पेन भी मूव कर रहा है, तब भी इसकी संवेग अधिक होगी, क्योंकि इसकी मास क्या है, अधिक है कंपैरेटिवली टू इस ढक्कन की। ठीक है, इतना चीजें बताई, क्लियर हुआ कि नहीं? आप संवेग को अब देखिए, मास इंटू वेलोसिटी तो ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि पी को या फिर संवेग की जो बात होती है आपकी क्या होती है, वो मास इंटू वेलोसिटी होती है। लेकिन क्या मास एंड वेलोसिटी को अब आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जैसे कि आपके पास कोई गेम, क्रिकेट मैच की बात कर लीजिए, ठीक है ना, ये बॉल था आपका, ये मास इसकी m थी। अब ये जब कोई बल्लेबाज ने इसको मारा है तो वो आपके अचानक आपके हाथों में आया या फिर आपके बॉडी से जब खाएगी, चोट खाएगी, तो जिस वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है ना, अब डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए समझिएगा भाई, ये आप हो, ठीक है, और अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक। ये आप थे और ये बॉडी आ रहा था आपका, ये बॉल है आपका, ये आपका क्या है, बॉल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, बॉल है। ये भी वही बॉल है जो इसकी मास क्या है, m है। ये भी आपका v वेलोसिटी से, ये मान के चलते हैं 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, और ये आपका यही 50 किलोमीटर पर आवर से आपके पास जा रहा था, ये दोनों आ रहा था। तो इस केस में क्या देखा गया, इस केस में जब ये बॉल एक बल्लेबाज ने मारा इस गेंद को, सेम वही गेंद है और यहाँ पर भी एक दूसरा बल्लेबाज मारा, तो ये जो मारा ये बड़े स्लो से मारा, तो ये आपके हाथ में आके आपने जो बॉल को पकड़ा, तो आपको जो संवेग मिला P1 जो मिला वो कम था, ठीक है ना, कंपैरेटिवली ये बॉल से जो आपको मारा गया, यानी कि P2 क्या था, अधिक था। तो समझ में आ रहा है संवेग क्या है, चोट, इसको रोकने में जो एफर्ट लगाए आपने, या फिर ये अभी रुका हुआ है, ठीक है ना, अब ये रुका हुआ है तो इसकी भाई, अब ये मास यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि ये आपकी एक बॉल है और यहाँ पे आपका एक फुटबॉल है, ठीक है, ये m2 है और ये m1 है। तो इसको अगर मोशन में आपको लाना है, मूव करवाना है, तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम इसकी है, तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक चलिए संवेग का भाई पूरा चीज़ हमने क्लियर कर दिया, संवेग कैसी राशि है, तो संवेग आपकी भौतिक राशि है, ये भी आपको समझ में आ गया है। और P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगला जो पॉइंट है, जो मोमेंटम हमने इतना समझा क्यों है, इसका पीछे बस इतना सा रिलेशन हमें एक समझना है। इसके पीछे बस रीज़न यही है कि जो रिलेशन होता है, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एक रिलेशनशिप होती है, यानी कि जो संबंध है आपका, संबंध किसके बीच में, संबंध आपका संवेग एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में हमें समझना है। तो भाई अगर हम इसको डायरेक्ट बताते तो मज़ा नहीं आता कि भाई ये संवेग होता ही क्या है, इसको ही अगर हम नहीं समझ पाए तो फिर फ़ायदा ही कुछ नहीं था। तो चलिए बात करते हैं, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ा है, क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², यहाँ पर m मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और m से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं जितना ऊपर लिखा हूँ उतना ही नीचे लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा तो भाई वही सेम इक्वेशन रह जाएगा। मैंने ऊपर m लिख दिया, नीचे m लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब ये m इधर मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो क्या आएगा आपका, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इससे लिख सकते हैं हाफ m² v² अपन m। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब हमें ये बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ p² अपन m? कैसे लिखे हैं, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। संवेग इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, तो ये स्क्वायर है इसलिए P² हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें ये बताइए कि हम एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। एक रिलेशनशिप क्या निकल गया, P² अपन 2m। बताइए निकला कि नहीं निकला, हमें निकला कि नहीं निकला, निकला, बिल्कुल निकला। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसकी अपनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके क्या होगी, अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इसकी क्या होगी, अपनी एक मोमेंटम होगी, और इसकी क्या होगी, अपनी मास होगी, ठीक है भाई। अब हमें ये बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या चेंज हो सकती है, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, और मास तो मास ही है भाई, ठीक है। हमें ये बताइए क्या काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की चेंज हो सकती है, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल चेंज हो सकती है। कब, कि इसकी क्या हो जाएगी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी या फिर वेलोसिटी कम होगी तो।
उसी प्रकार क्या इसकी मोमेंटम भी कम या फिर अधिक हो सकती है या फिर चेंज हो सकता है, तो बिल्कुल इसकी बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो मोमेंटम भी कम होगा। यानी कि मास कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट का क्या फिक्स है, यानी कि मास क्या हो गया आपका इस ऑब्जेक्ट का फिक्स हो गया, ठीक है ना भाई। अब आइए यहाँ मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि मास क्या हो गया एक तरह से आपका कांस्टेंट हो गया। तो हम यहाँ से एक रिलेशन 2b क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी 2m क्या है एक तरह से आपका कांस्टेंट है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, भाई इस ऑब्जेक्ट की हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे या मोमेंटम निकालेंगे, तो हाफ एम बी स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मास तो फिक्स है ना, क्या इसके मास घट बढ़ रहा है, नहीं ना। हाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी घट सकती है, जैसे कि ये अभी इस वेलोसिटी से मूव की तो इसकी अब इस तरह से मूव की, अब ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तीनों केस में अलग है, तो इसका मोमेंटम भी तीनों केस में अलग है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मास तो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मास भी फिक्स। और जो 2 लिखा हुआ ये भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू। हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि मास यहाँ पर अलग या क्वेश्चन में आपको इस तरह से मेंशन किया जाएगा 2 ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल सी बात है 2 जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा भाई तो उसकी मास कुछ अलग हो सकती है, इसकी मास कुछ अलग हो सकती है उस केस में। लेकिन अगर क्वेश्चन में मास मेंशन ही नहीं किया जाए तो उस समय हम लोग क्या लेके चलेंगे, मास कांस्टेंट है। तो एक रिलेशनशिप यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताइए। बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू P1 बाई P2 का होल स्क्वायर। बताइए लिख सकते हैं क्या, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका काइनेटिक एनर्जी 1 है और उसका जो काइनेटिक एनर्जी चेंज जो आया है वो आपका सेकेंड है, उसका इनिशियल, इसी का मैं लिख रहा हूँ, इसका इनिशियल मोमेंटम 1 है और फाइनल मोमेंटम P2 है। इसका काइनेटिक एनर्जी 1 इनिशियल है और इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपके कई सारे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो चलिए अब इसके हम न्यूमेरिकल्स पे काम करते हैं। यहाँ से आपका देखिए इससे आपका पूछा गया सवाल है, मतलब सॉरी ये आपका जो रिलेशन है यहाँ से आपका एग्जाम में पूछा गया भाई, क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे गए थे पिछले साल और CBT 2 में भी पूछे गए थे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी सारे क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं सबसे पहले, तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा हम लोगों का आज, 144 होगा, है ना जी। कितना होगा, 144। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हमने 143 तक चीज़ें कंप्लीट कर ली है, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ। चलिए क्या क्वेश्चन बोला गया है 144 में, बोला ये गया है कि इफ़ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 6 टाइम्स, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया गया कितना, 6 टाइम्स, देन काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है क्या हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का संवेग 6 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा इंक्रीज 6 टाइम्स 6 गुना बढ़ जाएगी, इंक्रीज 36 टाइम 36 गुना बढ़ जाएगी, डिक्रीज 6 टाइम्स 6 गुना घट जाएगी, या फिर डिक्रीज 36 टाइम यानी कि 36 गुना घट जाएगी, ठीक है ना, 36 गुना घट जाएगी। ये आपका सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको अब कैसे बनाएंगे, चलिए बात करते हैं इस पर। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ आपको क्या बोला गया है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना भाई, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। बोला गया मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 6 टाइम्स, तो मान के चलते हैं इसकी कोई इनिशियल मोमेंटम होगी और इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट की एक इनिशियल मोमेंटम हो गया और इसका P2 क्या हो गया आपका, एक फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम हम लेके चल रहे हैं P, और जो फाइनल मोमेंटम आपको बोला क्या गया है कि इफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 6 टाइम्स, यानी इसकी जो मोमेंटम इंक्रीज हो गई है, कितना हो गया, 6 टाइम, यानी कि जो P था ये इसका 6 गुना हो गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी 6 गुना बढ़ जाएगी या 36 गुना बढ़ जाएगी या 6 गुना घट जाएगी। तो भाई इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताइए, तो इसका भी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी लेके चल रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है आपका, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है भाई। बताइए चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट की कोई इनिशियल मोमेंटम यानी कि प्रारंभिक जो संवेग थी P थी, और इसकी प्रारंभिक क्या थी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, K ही होगी। यानी कि P मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसकी जो इनिशियल यानी कि P1 जो है वो क्या है, P यानी कि वो क्या है आपकी मास इंटू वेलोसिटी है, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गई है, वो फाइनल मोमेंटम क्या हो गई है, 6 गुना इस P की इनिशियल की, यानी क्या हो गया 6 इंटू मास इंटू वेलोसिटी हो गया। उसी प्रकार तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम इसको मान के क्या चलेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर ही रहेगा। अब आपसे पूछा गया है कि अब जब इसका P यानी कि मास इंटू वेलोसिटी था तब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर था, लेकिन जब इसका मोमेंटम 6 गुना हमने कर दिया है तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितना गुना बढ़ जाएगी, ये आपसे पूछा है।
तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या, इसकी मोमेंटम बढ़ गई है। मोमेंटम बढ़ गया है यानी कि इसकी क्या हो गई है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोई मास होगा एम। अब एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसका मास तो नहीं बढ़ा होगा, इसका क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ा हो गया। अब वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, हाफ mv² होता है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, जो मैंने आपको रिलेशन बनाया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन इसको हम बना करके आपको दिखाते हैं। इसको हमने आपको रेशियो निकाला था, काइनेटिक एनर्जी बाई 2 मोमेंटम 1 बाई मोमेंटम 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी 1 यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 है, मतलब ये हमें निकालना है। इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका, p है। ठीक है, p मैंने लिख दिया, और फाइनल मोमेंटम क्या है, 6p है, इसका होल स्क्वायर। ये p और ये p कट जाएगा आपका। ठीक है ना, ये p और p कट गया आपका, तो ये p और p कट जाएगा। तो आप इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आप निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 इसका स्क्वायर का हो जाएगा 36 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 36 टाइम्स। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 36 गुना क्या हो जाएगा, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। कितना गुना, तो 36 गुना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा, आप इतना नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² होता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² होता है। तो आपका p क्या था, 6 गुना बढ़ गया है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, आपका 6 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 गुना। ऐसे भी ठीक। अगला सवाल चलिए देखते हैं, 145। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 4 टाइम्स देन इट्स मोमेंटम बिकम। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को 4 गुना बढ़ा देते हैं तो, समझिएगा क्वेश्चन को, तो उसका आपसे संवेग पूछा गया है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना कर दिया गया। भाई काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई है, यानी ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मूव कर रहा था और अब ये इस प्रकार से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। तो सिंपल सी बात है, पहले बॉडी इस प्रकार से मूव कर रही थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से। ठीक है, अब इसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना इंक्रीज हो गया, तो इस प्रकार से मूव कर गया, इस प्रकार से। देखिए कितना फास्ट निकल रहा। तो सिंपल सी बात है, तो इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या थी, इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या थी, मास इंटू वेलोसिटी थी। कब? जब उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² थी। लेकिन अब इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गया, तो सिंपल सी बात है, उसकी मोमेंटम भी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा। तो वही आपसे पूछा गया, इसकी मोमेंटम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, यही आपसे पूछा गया कितना हो जाएगा। तो इसको आप बनाइए। चलिए, तो सिंपल सा सवाल है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 4 टाइम्स। तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² होता है। ठीक है भाई, तो क्या बोला गया है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो मान के चलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, ke है, ke1 क्या है, ke है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया भाई। ठीक है भाई, तो आइए यहाँ से हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 अपन काइनेटिक एनर्जी बाई 2 इक्वल्स टू p1 बाई p2, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम का ये स्क्वायर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी ये आपका फाइनल, ये आपका क्या हो जाएगा, p1 बाई p2 हो जाएगा। p1 क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p ही रहेगा, और अब आपसे क्या पूछा है, p2 निकालना है, p2 निकालना है, p2 निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो गया है। ये क्या चीज में रहेगा, रूट में रहेगा, रूट में है। और p1 क्या आपका p है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, p2 है। ये काइनेटिक एनर्जी कट गया, काइनेटिक एनर्जी का 1/√4 है, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 p/p2, यानी कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर, तो p2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2 गुना से बढ़ जाएगा। समझ में आया? और सिंपल सी बात है भाई, काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² है, तो इसका अगर हम रूट लेंगे तो रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी आप लेंगे कि नहीं लेंगे, बताइए। तो ऐसे भी आप बोल सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया आपका, 4 गुना बढ़ गया है, यानी कि रूट अंडर 4 काइनेटिक एनर्जी आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², सॉरी p। तो p कितना हो जाएगा, ये रूट हटेगा तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा, यानी कि मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 गुना से बढ़ जाएगा। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें समझ में आ गई भाई? इजी क्वेश्चन है यार, कोई ज़्यादा मतलब इतना टिपिकल नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन करूँ।
लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और आगे पूछा भी जाएगा, ये भी याद रखें। अगला सवाल 146, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 40%, ठीक है ना। इफ मोमेंटम इज परसेंटेज वाला है, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 40% देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच। यदि संवेग में 40% की वृद्धि की जाती है, ध्यान दीजिएगा, संवेग में जो है 40% की वृद्धि की जाती है, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है आपको। कैसे बनेगा ये सवाल बताइए, कुछ दिमाग में काम कर रहा है कुछ चीज़। यहाँ बोला गया क्या है कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 40%, ठीक है ना। मोमेंटम क्या हुआ आपका, इंक्रीज हो गया 40% से, यानी मोमेंटम क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया 40% से। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता है भाई। एक रिलेशन हमें पता है, ये काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 P1 बाई P2, ठीक है ना। इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। बताइए करेंगे कि नहीं। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P1 बाई P2 इक्वल्स टू रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब हमें ये बताइए, यहाँ आपको बोला इफ मोमेंटम इंक्रीज बाई 40%, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 40%, मतलब समझ में आ रहा है कि मोमेंटम क्या हो गया आपका, ये जो मोमेंटम है ये इंक्रीज कर दिया है आपने कितना, 40%। मतलब कि इनिशियल मोमेंटम P1 आपका 100 था, ठीक है ना, 100% था, तो आपने कितना है, इसको 40% इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब कितना हो गया, 140। मतलब आपके पास 100 रुपया था, तो अब 40% बढ़ गया, यानी कि अब आपके पास कितना पैसा है, 140 रुपया। यानी कि मोमेंटम इनिशियल 100 था, तो फाइनल कितना हो गया, 140 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है क्या, कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 40%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच। आपको परसेंटेज निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, बढ़ा है या घटा है। तो सिंपल सी बात है, मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ही भाई, क्योंकि मोमेंटम हम एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक ही है, तो उसकी मास फिक्स है, काइनेटिक एनर्जी भी मास फिक्स है, वेलोसिटी मोमेंटम में इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी सिंपल सी बात इंक्रीज होगी। लेकिन परसेंटेज कितना चेंज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, उसको निकालिए। तो मोमेंटम हमारा कितना है, पहला इनिशियल मोमेंटम क्या है, यहाँ पे हम अगर बात करेंगे, यहाँ पे आइए, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2। अब आइए, इनिशियल कितना है आपका, मोमेंटम 100 है और फाइनल कितना हो गया, 140। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, ये आपका स्क्वायर में भाई 5/7 का स्क्वायर, यानी कि 25/49 होगा। बताइए होगा कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपका, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है आपका, ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए। 5/7 कैसा है, समझ में आया, 2×5 = 10, ये 0 0 कट गया, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, 25 है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, 49 है। और आपसे क्या पूछा है, अब देखिए, अब हमको ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था, 25 था, यानी कि पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी 25 था, कब, जब मोमेंटम 100 था। अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 49, बढ़ गया, कितना बढ़ा, देखिए तो ये बढ़ कितना गया है, कितना बढ़ गया भाई, 25 दूनी 50, यानी कि 24 बढ़ गया है ना भाई, 24 बढ़ गया है, बिल्कुल 24 बढ़ गया है। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। लेकिन ये कितना, ये आप सॉरी, आपसे पूछा क्या एग्जाम में, आपसे पूछा कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, परसेंटेज में आपसे पूछा है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, हमने आपको कल बताया था। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी इंक्रीज हुआ होगा या फिर जो डिक्रीज हुआ होगा, और इनिशियल क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू लेते हैं, इंटू 100 से परसेंटेज निकालते हैं। तो इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ भाई, 24 में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 25 है, इंटू 100 है, तो 25 चौके 100 और 24 चौके कितना होता है, 96, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 9, यानी कि 96%, सॉरी ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया आपका, क्या हो गया, परसेंटेज चेंज कितना हो गया, तो 96 हो गया, ठीक है ना भाई। तो कितना परसेंटेज जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में, तो 96%, ठीक। अब चलिए अगला सवाल पे। अगला सवाल आपका होगा 147 होगा। 147 में क्या बोल रहा है आपसे, ये भी चेंज पे ही आया है, ये भी इसको भी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। बोला गया है क्या कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय 49%, इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज बाय 49%,
फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी 49% डिक्रीज हो गई है, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो सिंपल सी बात है मोमेंटम भी क्या होगी, घटेगी। यदि गतिज ऊर्जा में 49% की कमी की जाती है, भाई कमी की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? तो देखिए हम इसको बनाते हैं यहाँ आपको क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर दिया गया। मतलब देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था आपका, 100 रुपया था आपके पास, ठीक है ना, तो 100 काइनेटिक एनर्जी, तो 49% घट गया भाई। तो काइनेटिक एनर्जी 49% घट जाने की, इसमें से 49 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आएगा। कितना आएगा, 51 आएगा, यही आएगा ना। तो भाई इनिशियल मोमेंटम क्या था आपका, जो इनिशियल मोमेंटम था, और अब क्या हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम होगा। तो मान के चलते इनिशियल मोमेंटम पी था, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये पी से क्या होगा, कमेगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गया, ठीक है ना भाई। तो वही पूछ रहा है कि ये जो कम रहा है, ये एक परसेंटेज में हमें बताइए कितना कमी आया। देखिए यही पूछा है कि संवेग में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हमें क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो सके और रिवीजन आप यहीं पर सारी चीज़ें कर सके। आप इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2, और क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और रूट में हम इसको इधर स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, रूट में काइनेटिक एनर्जी 1 और इधर क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2, ये आ गया P1 बाई P2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 100 है। चलिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग रूट के अंदर में 100 बाई कितना आ जाएगा, 51 हो गया, ठीक है। यहाँ डाटा गलत दिया गया है, 51 नहीं होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा डाटा गलती है भाई। यहाँ आप डाटा को ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए रूट के अंदर ये 51 तो कभी निकलेगा नहीं। तो इसको हम कर सकते क्या कि ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि ये कभी सॉल्व भी नहीं होगा विदाउट कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप रूट को कैसे सॉल्व करिएगा। चलिए रूट 100 को तो हम 10 लिख देंगे, जैसे P1 है आपका बाई P2, ठीक है। तो इसको हम तो सॉल्व कर लेंगे, रूट 10 इसको लिख देंगे, रूट हटाएंगे तो 10 बाई रूट 51 कैसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा आता है जिसका आप स्क्वायर रूट कर सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कि 51%, ठीक है ना, 51% की कमी हुई है, ठीक है ना, 51% की कमी हुई है, याद रखिएगा, मैंने ध्यान से दीजिएगा। तो 51% का यानी कि 100 में 51% घट गया, तो ये कितना हो गया आपका, 49 हो गया। अब बन जाएगा आपका, देखिए 49, तो ये कितना आपका 49 हो जाएगा। तो 49 का रूट के अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10/7, यानी कि मोमेंटम देखिए पहले कितना था मोमेंटम, P1 कितना था 10, और अब फाइनल कितना हो गया 7 हो गया, घट गया। तो परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में प्रतिशत में संवेग में क्या परिवर्तन आया। तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज। तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 3 का। इनिशियल कितना है 10 गुना 100, तो 1 0 1 कट गया, यानी कि कितना प्रतिशत डिक्रीज हो गया, तो 30% का क्या हो गया, यहाँ पर संवेग में प्रतिशत में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आया। यानी कि ये जो डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ भाई, 3 की कमी आई है, किसमें, इनिशियल में 10 में इंटू 100, तो 10 नहीं 100, 10 दिया 30% की क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30% डिक्रीज होगा, ठीक है ना। समझ में आया। देखिए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज बाय 51%, याद रखिएगा 51%, यानी जो काइनेटिक एनर्जी आपकी 100 थी वो 51 हो गई है, 51 घट गई है, यानी कि 100 रुपया था उसमें आपका 51 का नुकसान हो गया, तो आपके पास बचा कितना, 49 रुपीज़। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, ये हम इस तरह से रूट कर देंगे, तो रूट के अंदर 100 बाई रूट के अंदर 49, तो 110 को लिख सकते हैं 10, रूट हटाएंगे तो 49 को क्या लिख सकते हैं 7। तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम क्या है 10 है, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया आपका 7। तो आपकी क्या हो गई, मोमेंटम घट गई है। तो ये कितना प्रतिशत घटा, कितना है, तो 3 टाइम्स घटा है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, तो इसलिए हमने प्रतिशत में इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए अगला सवाल जो मास चेंज में हमने जो आपको बोला था, अच्छा सवाल है 148। देखिए क्या बोल रहा है, 2 masses of 4 kg and 9 kg have same kinetic energy, what is the ratio of their momentum। हिंदी में मैं बता देता हूँ क्या बोला गया हिंदी में। 2 मास है, एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास है 4 kg, और एक बॉडी है जिसका मास है 9 kg, ठीक है भाई। बोला क्या गया है कि हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इसका 2 सेम है, यानी कि मैं लिख ले रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी दोनों का बॉडी सेम है, यानी कि जिस बॉडी से इसकी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी उसकी भी काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी कि
ये आपको क्लियर यहाँ पर दे दिया गया। आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, यानी आपसे पूछा क्या गया है, रेशियो मोमेंटम, इसका P1 है और इसका P2 का आपको रेशियो निकालना। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, P² होगा अभी, क्योंकि यहाँ पर मास अब कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ पर मास कांस्टेंट क्यों नहीं होगा मेरे भाई, कांस्टेंट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट दिया गया, 4 kg 9 kg, ठीक है। और अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, यहाँ से ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का होता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या दे दी गया आपको, कांस्टेंट दे दिया गया, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, तो मास को इधर लेके चल जा रहे हैं, यानी कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²। और ऐसे भी बात समझिएगा कि P यानी क्या, मोमेंटम, P क्या है आपका, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। ये जैसे ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी मास जितना ज़्यादा होगी इसकी मोमेंटम भी ज़्यादा होगी, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P²। मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ रहा है यानी मास बढ़ रहा है। भाई ये क्या है, ये मान लेते हैं ये एक ढक्कन है, ठीक है, और ये एक पेन है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा है, यानी कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, सिंपल सी बात है ना। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P² है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P को इस साइड का स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, रूट m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट m1/m2 इक्वल्स टू P1/P2। ये रेशियो निकल जाएगा हमारा P1/P2 करके। तो चलिए m1/m2 यहाँ पे लिख देते हैं, कितना दिया हुआ है, रूट के अंदर लिख दे रहे हैं 4/9 इक्वल्स टू P1/P2, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो P1/P2 क्या आ जाएगा, P1/P2 आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं भाई, ठीक है ना, मतलब काम भी है मुझे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो मोमेंटम का रेशियो आ गया 2:3। इस क्वेश्चन को रखते हैं, आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, देखिए देखते हैं कितने लोग आप लोग बना पाते हैं। 149 का हमें कमेंट करके आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग सीरियस है इसको, आप लोग हमें से कितने लोग सही जवाब दे सकते हैं। बाकी इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ भाई, आज मैं आपका सेशन 30-35 मिनट का ही ले पाया, क्योंकि आज मुझे काम है और दिमाग सही में अभी उस काम को भी कंप्लीट करना है, इसलिए उधर ही ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए मैं 100% अगर नहीं दे पाऊँ तो वो भी सही नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने दे दिया, यानी कि ये चीज़ आपका, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, क्या बताऊँ, हाँ ये जो था आपका जो मुझे देना था, आपको क्या देना था मुझे, काइनेटिक एनर्जी, और जो मुझे देना था आपको काइनेटिक एनर्जी और सॉरी हाँ मोमेंटम, मुझे जो देना था वो मैंने आपको दे दिया भाई, ठीक है ना, वो आपको मैंने दे दिया है। तो इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री रहिए कि ये मैंने आपको नहीं कंप्लीट कराया है, वो आपका टेंशन फ्री हो गया, ठीक है ना, मोमेंटम क्लियर हो गया। इसको आप कमेंट करके बताइए हमें, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। चलिए मिलेंगे कल हम लोग, और चलिए ठीक है, धन्यवाद।